भाई हमारी रिकैप सीरीज यहीं से स्टार्ट होती है। आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, मैथ को भी दें इंग्लिश को भी दें, लेकिन मैं चाहता हूं आप इको को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेकिन ज्यादा नहीं लूंगा। मुश्किल से 10 से 12 मिनट और बहुत ही छोटा सा चैप्टर आपका खत्म। 10-12 मिनट दे देना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही मैथ से बाहर आओगे, इंग्लिश से बाहर आओगे, तो इतनी दम नहीं लगानी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 जो है मनी। अगर मैं मनी की बात करूं ना भाई, पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? ध्यान से देखो। सबसे पहले आया भाई बार्टर सिस्टम। क्या आता है? बार्टर सिस्टम। जब बार्टर सिस्टम आता है तो इसमें दिक्कत क्या आती है? इसकी कुछ लिमिटेशंस रही। क्या रही इसकी? 4-5 लिमिटेशंस रही। जैसे यहाँ पे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट रहा, स्टोर ऑफ वैल्यू रहा, मेजर ऑफ वैल्यू रहा, और उसके बाद आपकी डेफर्ड पेमेंट भी इसी का पार्ट रही। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम की 4 कमियां थी। इसकी वजह से आई है भाई, इसके वजह से आता है भाई मनी। ठीक है, और मनी भी किन चीजों को लेके आता है? एक तो लेके आता है बैंक मनी को, और साथ में लाता है मनी सप्लाई को। ठीक है, और इस मनी के भी कुछ पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ मिलता है सबसे पहले लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लीगल टेंडर मनी, और लीगल टेंडर मनी के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर और लिमिटेड लीगल टेंडर। और लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है? नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मुश्किल से 5 मिनट लूंगा आपके, और आधा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ध्यान से सुनो। बार्टर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई बार्टर सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ जब ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। ब्रिटिशर्स ने ही हमें कौन सा सिस्टम दिया? जहां पे मनी आती है। ठीक है, बार्टर सिस्टम एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि C2C इकोनॉमी बोली जाती है, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीजों को क्या करते थे? चीजों को चीजों के बदले लेते या फिर देते थे। ठीक है, मतलब अगर हमें कुछ भी एक्सचेंज करना है तो एक चीज के बदले दूसरी चीज ली जाएगी, और यही होती है आपकी कौन सी इकोनॉमी? बार्टर सिस्टम इकोनॉमी। अब लिमिटेशन देखें, इस सिस्टम को हटाया क्यों गया? इसमें कुछ कमियां थी। पहली कमी है भाई लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। होता क्या था? अगर मान लो कोई ए नाम का पर्सन है, ठीक है, कोई ए नाम का पर्सन है और उसको क्या चाहिए? उसको लैपटॉप चाहिए। ठीक है, और एक बी नाम का पर्सन है, उसको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। ठीक है, ए और बी की बात करते हैं। ए है, यहाँ बी है। ए को चाहिए लैपटॉप और बी को चाहिए मोबाइल। ठीक है, लेकिन यहां पे बी के पास क्या है? बी के पास मोबाइल है, लेकिन ए को चाहिए क्या? लैपटॉप चाहिए। इसके पास लैपटॉप भी है। क्या है? इसके पास लैपटॉप भी है। तो देखा जाए ए क्या चाहेगा? ए ये चाहेगा कि बी से मैं लैपटॉप ले लूं, लेकिन बी को भी तो इससे कुछ चाहिए। अगर बी को ये चाहिए कि उसके पास क्या हो? उसके पास मोबाइल हो। क्या हो? उसके पास मोबाइल हो। लेकिन भाई उसके ए के पास मोबाइल थोड़ी है। तो ये चीज आपको भी समझ नहीं आ रही ना? दिक्कत क्या होती थी भाई? ए को जो चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, और जो बी को चाहिए वो ए के पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों की जो भाई मनमर्जी है ना, और जो इनको चाहिए एक दूसरे से, वो कभी मिलता ही नहीं था। ये थी लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, मतलब कॉन्सिडेंस होता ही नहीं था। फिर बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की। अब अगर मान लो कोई भी बी नाम का पर्सन है और सी नाम का एक और पर्सन है। बी के पास व्हीट है, सी के पास राइस है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे पे एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनके प्राइस का रेशियो कभी डिसाइड नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब उनके जो क्वांटिटी का रेशियो था वो कभी डिसाइड नहीं हो पाया। होता क्या था? अगर वो एक इतना सा व्हीट दे रहा है तो 1 किलो राइस के बदले इतना व्हीट बिल्कुल सही रहेगा? ये कभी आप कंपेयर कर ही नहीं पाते थे कि मैंने इतना व्हीट दिया और मुझे इतना राइस मिला। ठीक है, इसमें एक पार्टी हमेशा क्या करती थी? सफर करती थी। मतलब आप चीजों की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाए कभी भी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई अगर चीजों के बदले ही चीजें लेन देन की जा रही थी तो यहां पर उधार लेना और उधार देना बहुत मुश्किल था। क्योंकि होता क्या था ना कि आप जब रीपेमेंट का टाइम आता था, अगर आपने उधार पे चीजें खरीदी, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में देना या उधार पे बैक करना। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट या क्रेडिट पेमेंट भी कह सकते हैं। यहां पर बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आप अगर किसी से कोई चीज उधार लेते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत कि वही चीज उसी क्वांटिटी में उसी क्वालिटी में आपको देनी पड़ेगी, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सेम कंडीशन में वो चीज नहीं मिलती थी, वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू क्या कर देती थी? तब तक खो देती थी। आपने मुझसे पेंसिल ली, बोला 10 दिन बाद दे दोगे, लेकिन 10 दिन बाद मुझे वैसी ही पेंसिल चाहिए, नहीं मिल रही मेरे को। ठीक है, और क्वालिटी भी वैसी चाहिए और दिखने में भी वैसी होनी चाहिए। यूज करा, कहीं छोटी बड़ी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तो ये दिक्कत थी। फिर आ जाते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू पे। भाई इसको बचा के रख पाना बहुत मुश्किल था और इसकी ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी। मतलब कुछ ऐसे गुड्स होते थे जो ड्यूरेबल नहीं होते थे। ठीक है, तो आप उनको कब तक बचा के रखोगे? इससे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो ये था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम इसको स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। फिर आते हैं भाई मनी पे। फिर आ जाता है मनी। मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जिसमें ये सारी कमियां नहीं थी। एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू माना गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज किया जाने लगा। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू जैसी चीज भी इसमें थी।
ठीक है। और देखा जाए मनी की अगर मैं लीगल डेफिनेशन दूं तो कोई भी चीज जो लॉ के अंडर गवर्नमेंट ने बोला है मनी है, एज अ मनी वर्क करेगी, तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, मनी बोल दूंगा। कोई भी चीज, इवन ये मार्कर भी अगर कल से बोल दिया जाए ना ये मनी है, गवर्नमेंट अगर इसको मनी बोल दे तो कल से ये मनी बन जाएगी। ठीक है, तो एनीथिंग जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर की गई है एज अ मनी, वो क्या हो जाती है, मनी हो जाती है। मनी में सबसे पहले लीगल टेंडर मनी आती है। लीगल टेंडर मनी क्या होती है भाई आपके पास, ठीक है, एक ऐसी मनी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, बिल्कुल अप्रूव है कि इसको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, और ये कर्जे के टाइम पे अगर आप कोई डेप्ट में हो तो आप इसे चुकाने के लिए इसका यूज कर सकते हो, अपने कर्जे चुकाने के लिए। अब लीगल टेंडर मनी दो टाइप की है, एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरी है लिमिटेड लीगल टेंडर। इंडिया में जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है वो है आपके नोट्स। ठीक है, 10 का, 20 का, 50 का, 100, 500, 1000, 1000 का तो है नहीं, 2000। ठीक है, ये सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अनलिमिटेड क्यों बोला जाता है, कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता नोट्स को लेने से, चाहे जितने मर्जी आपका उधार हो आप वो नोट्स में दे सकते हो, इसीलिए अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। लिमिटेड लीगल टेंडर की बात करूं, जो 1000 रुपए तक के ही कॉइन्स का यूज किया जा सकता है अपने कर्जों को चुकाने के लिए। और ऐसा कब डिसाइड हुआ, कॉइनेज एक्ट 2011 हमें बताता है। क्लियर हो गया, ये लिमिटेड लीगल, ये आपके लिए क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। 1000 रुपए तक का डेप्ट आप सिक्कों में दे सकते हो, उसके बाद वो मना कर सकता है। लास्ट आता है नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, कोई भी मनी, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ मनी, जैसे चेक हो गया, बीआर हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि ऑप्शनल है, वो लेने से मना भी कर सकता है इसको सामने वाला, कर्जे के बदले इनको लेने से मना भी कर सकता है। ठीक है, वो कह सकता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई और फॉर्म दो, इसे बोलेंगे नॉन लीगल टेंडर। क्लियर है ये चीज। अब हमारे पास आता है भाई बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है, ठीक है, जो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, जिसको चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, वो क्या है, बैंक मनी है, और इसे नॉन लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। एक आपके पास एक टॉपिक रहता है मनी सप्लाई, उसे देख लेते हैं और चैप्टर खत्म। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं अपने बिल्कुल चैप्टर के एंड पे। देख लेते हैं भाई मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल है, उसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। और वो वॉल्यूम किसके पास होता है, सिर्फ पब्लिक के पास, उसी को मनी सप्लाई बोला जाता है। फीचर्स क्या है इस मनी सप्लाई के, पहला है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। वो पैसा सिर्फ किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, मनी यूजिंग सेक्टर सिर्फ दो है, एक फर्म है, एक पब्लिक है। यही दोनों बंदे क्या करते हैं, मनी को यूज करते हैं। और मनी क्रिएटिंग सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट है, जो कि उसका पार्ट नहीं है। उसके बाद मनी एक तरीके का स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, इसी को मनी सप्लाई बोला जाता है। क्लियर। कंपोनेंट क्या है मनी सप्लाई के, पहला है करेंसी विद पब्लिक, जितना पैसा पब्लिक के पास है, ठीक है। और पब्लिक के पास कौन सा पैसा है, या तो वो कौन सी फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, मतलब पेपर करेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1000, 2000, 500, 50, 100, इनके में 10-20 के नोट। उसके बाद या तो उसके पास कॉइन्स की फॉर्म में 5, 2, 10, 20, ठीक है, ये सारे सिक्के। फिर आता है भाई करेंसी मनी। ये जो हमारी करेंसी मनी होती है ना, एक तरीके की फिएट मनी होती है। फिएट मनी क्या होती है, गवर्नमेंट ने जिसको ऑर्डर दे रखा है कि ये मनी की तरह काम करेगी, इसी को फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। फिर लीगल टेंडर मनी की बात करें तो लीगल टेंडर भाई यही तो है। लीगल टेंडर बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट ने जिस चीज को बोल दिया है कि वो पैसा है, तो लॉ की नजरों में पैसा है, और कोई भी बंदा उसे उसके डेप्ट, मतलब डेप्ट के बदले लेने से मना नहीं कर सकता। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, फिर मना नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। फिर है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। भाई इसमें क्या आएगा, कंपोनेंट मनी सप्लाई में पहला आपने पढ़ लिया कि करेंसी विद पब्लिक इसी का पार्ट होता है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब होता है जितना पैसा पब्लिक ने बैंक में, कमर्शियल बैंक में क्या कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, और उसे इनकैश कराया जा सकता है सिर्फ चेक देने पे। ठीक है, चेक भर के आप बैंक को दोगे, बैंक आपको पैसा देगा, मतलब आपने डिमांड की और आपका पैसा आपको मिल गया, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इसमें कौन सी चीजें, पहला ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो नेट डिमांड डिपॉजिट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट को बिल्कुल नहीं लिया जाता। नेट डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक ने क्या कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है। इंटर बैंक डिपॉजिट क्यों हटाए जाते हैं, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक के ब्याज पे अगर अपने बैंक में पैसा रखेगा तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर हमारे। टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। सिर्फ देखा जाए डिमांड डिपॉजिट मिलके बनता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से और करंट अकाउंट डिपॉजिट से। कभी भी वो पैसा जो आपने एफडी के तौर पे बना रखा है वो तो मनी सप्लाई से बिल्कुल बाहर है, वो तो रुक गया है, तो वो उसका पार्ट भी नहीं होता। उसके बाद भाई मेजर्स की बात करें मनी सप्लाई की, 1960s के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे अब बेसिकली ना दो ही, हमारे पास चार थे लेकिन हम दो यूज करते हैं, M1 और M2। ठीक है, ये नैरो कंसेप्ट है मनी सप्लाई के। M1 क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं याद रखना, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, जितनी करेंसी और कॉइन्स है किसके पास, पब्लिक के पास। डिमांड डिपॉजिट, जितना पैसा बैंक में रखा हुआ है।
अदर डिपॉजिट आरबीआई, अदर डिपॉजिट आरबीआई में क्या आता है, आरबीआई ने दूसरे देश के बैंकों के ब्याज पे, ठीक है, अपने पास कुछ सिक्योरिटीज वगैरह रखी हुई है, पैसा रखा हुआ है, तो ये तीनों मिलके बनाते हैं M1 और सबसे ज्यादा लिक्विड यही है, तुरंत पैसों में कन्वर्ट। फिर M2 आ जाता है जिसमें M1 है हमारे पास सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, ये आपका M2 है। M3 क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट बैंक, जितना नेट टाइम डिपॉजिट आपने बैंक में रखा हुआ है वो आपका क्या बन जाता है, M3 बन जाता है। M4 की बात करें, सबसे लीस्ट लिक्विड, सबसे कम इन कैश होने वाला सब भाई मेजर हमारा यही है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, और इसमें NSC नहीं आता, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है। उसके बाद बात करें M1 और M2 नैरो कंसेप्ट है भाई, M3 और M4 बहुत ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है, वाइडर तक फैले हुए हैं ये। मनी की बात करें भाई, लास्ट हमारे पास मनी और हाई पावर्ड मनी है। अब मनी किससे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट से, मतलब इसमें करेंसी है आपकी पेपर नोट और कॉइन्स है, और साथ में क्या है, डिमांड डिपॉजिट, ये मनी है। लेकिन हाई पावर्ड मनी क्या है, करेंसी प्लस कैश रिजर्व, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी को एच पावर्ड मनी क्यों बोला जाता है भाई, क्यों नॉर्मल मनी से वो हाई पावर्ड है, वो इसलिए हाई पावर्ड है क्योंकि यहाँ पे कैश रिजर्व है, और कैश रिजर्व कौन मेंटेन करने को बोलता है, आरबीआई मेंटेन करने को बोलता है। अगर कैश रिजर्व नहीं होगा तो डिमांड डिपॉजिट का पैसा आएगा कहां से, आरबीआई तो बोलेगा कि इतना कैश रिजर्व अपने पास रखो, तभी तो लोग आएंगे और आपसे मांगेंगे पैसा। अगर कैश रिजर्व नहीं बनेगा तो डिमांड डिपॉजिट भी जनरेट नहीं होगा, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, ठीक है, जो करेंसी पब्लिक के पास है वो दोनों में कॉमन है, बस इसमें डिमांड डिपॉजिट, इसमें कैश रिजर्व। क्लियर, यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है, बहुत कम वेटेज है इसकी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। और अब हम चलते हैं अगली वीडियो में भाई हमारे बैंकिंग चैप्टर की तरफ, वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। हमारी रिकैप सीरीज कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, और तब तक चलेगी जब तक पूरा रिकैप हो नहीं जाता। बने रहो साथ में, अपने बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो और इको को भी साथ साथ लेके चलो, बहुत छोटे छोटे चैप्टर अभी कवर करा रहा हूं। क्लियर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।